रहा है इजराइल पर। कह रहा है कि यह जवाबी हमला है, चूंकि शुरुआत इजराइल ने की थी। इजराइल भी हमले पर हमले किया जा रहा है, यानी कोई हमला रोकने से रुक नहीं रहा है। ना ईरान पीछे आ रहा है, ना इजराइल को लग रहा है कि वो हमला रोके। अब सवाल यह पैदा होता है कि इजराइल के हमले के बाद जिस तरह से जवाबी हमला ईरान ने किया और लगभग तीसरी रात भी ईरान के हमले होते रहे, जिसके नतीजे में चाहे तेल अवीव हो, हाइफा हो या दूसरे शहर हो, उस पर बर्बादी के मनाजिर देखे गए। वहीं इजरायली हमले में ईरान में भी तेहरान में काफी नुकसान पहुंचा, इस्फहान में काफी नुकसान पहुंचा, यहां तक कि न्यूक्लियर अफजूदगी के जो मराकज हैं उनके भी आसपास काफी नुकसान पहुंचा है। कई जो आला फौजी एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो मारे गए हैं। सवाल यह भी पैदा होता है कि ईरान और इजराइल के बीच का ये एस्केलेशन, यानी ये भड़कती हुई और ज्यादा भड़कती हुई जंग जो है वो कहां तक जा पहुंचेगी, और इन सब के बीच क्या इसका एक प्रभाव, इसका असर आलमी पैमाने पर पड़ेगा? क्या ईरान और आसपास के तमाम ममालिक और क्या इजराइल का दर पर्दा या खुले तौर पर साथ देने वाले तमाम ममालिक, तमाम मुल्क अब धीरे धीरे दो ब्लॉक में तकसीम हो जाएंगे? और जब दो ब्लॉक में तकसीम हो जाएंगे तो क्या ये एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इन सब सवाल के बीच एक सवाल और बहुत खड़ा हो गया है, बड़ा। वो बड़ा सवाल यह है कि ईरान में भारतीय जो रह रहे हैं, चाहे वो वहां किसी जॉब में हो, चाहे वो वहां स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई कर रहे हो, उनका क्या होगा? लेकिन इसके लिए फिक्र करने की बात नहीं है। क्यों? इसी पर आज खासतौर से करेंगे चर्चा। आप बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। तो ईरान में स्पेशल मिशन, बचेगा हर एक इंडियन। जी हां, मौजूदा हालात जो हैं और उन हालात में किस तरह से वहां, जो मैंने आपको बताया कि एक आंकड़े के मुताबिक कमोबेश 10,000 भारतीय हैं जो ईरान में रहते हैं। इनमें से जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी तादाद जो है वो करीब करीब 4,000 के आसपास है, जिसमें से एक बड़ी तादाद, बड़ा हिस्सा कश्मीरी स्टूडेंट्स का है जो जम्मू कश्मीर के हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, आपने कई रिपोर्ट्स न्यूज 18 पर लगातार देखी होगी जिसमें हमने ये दिखाया था कि किस तरह से कश्मीरी एक तालिबा है, वो ये बता रही है कि हम किस तरह से यहाँ फंसे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो आपको बयान सुना दूं उस बच्ची का, और उसके बाद फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे। हम इस पर बातचीत करेंगे कि वो मेहमान, जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो माहिर हैं, वो किस तरह से इन हालात को देख रहे हैं। क्या ये जंग और भड़केगी, और क्या ये बिल्कुल लाजमी हो जाएगा कि जो भी भारतीय ईरान में हैं उनको किसी भी सूरत पर लाया जाए? हालांकि इसको लेकर के क्या क्या कोशिशें हुई, वो तमाम चीजें आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं उस बयान से जो एक स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, उसका बयान जो आपको हम सुना रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि क्यों आज इस मौजू पर हम कर रहे हैं चर्चा। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज डॉम के नजदीक ही हमला हुआ है, एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए, उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट, इंटरनेट इज वेरी वीक, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जा रही है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी, और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा, जिसपे हम अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट चला रहे हैं, और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट LG मनोज सिन्हा, NCM उमर अब्दुल्ला, कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। तो आपने सुना, और इससे अंदाजा आपको लग गया होगा कि दरअसल हालात क्या है। मैंने आपको बताया कि 1500 से ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स जो कश्मीर के ही हैं, इससे ज्यादा और भी कई तालिब इल्म हैं। अब हमारे साथ जो खास मेहमान है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है मौलाना असलम रिजवी, जो एक्सपर्ट है खुसूसन ईरान अफेयर्स के। हमारे साथ है निसार अहमद, जो वालिद हैं एक ऐसे स्टूडेंट के जो इस वक्त ईरान में हैं, स्ट्रैंडेड हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं कैप्टन अनिल कौर, रिटायर्ड,
जो डिफेंस एक्सपर्ट है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 के इस बहुत ही खास शो में, जिसका नाम है JK रिच प्राइम टाइम। सबसे पहले मैं निसार अहमद साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आज का हमारा मौजू जो है वो उन लोगों के लिए है, खास तौर से जो वहां पर इस वक्त ईरान में हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें ईरान से बहिफाजत बाहर निकाला जाए, जो भारतीय हैं उन्हें उनके अपने मुल्क भारत पहुंचाया जाए। तो चूंकि आप वालिद हैं एक ऐसे स्टूडेंट के, मैं चाहूंगा कि आप जरा बताएं कि क्या हालात हैं, आप का जो बच्चा है उसके बारे में क्या जानकारी आपको मिली है। जी, मेरी बेटी शिराज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अच्छा, आपकी बेटी है? जी जी। कल से तो उनके साथ कांटेक्ट, जी हाँ। मेरी बेटी है, कल से उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाँ। वहां नेट शेट पूरा बंद हो गया है। चूंकि अब उसके पास वहां का लोकल एक सिम था, अब उसे आज दोपहर में ISD कॉल की जी, वो भी 2 मिनट के लिए, लेकिन वहां हालात बहुत ही खराब है। वो 2-3 दिनों से वो सोए भी नहीं। वो बोल रहे थे आज रात को भी बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। जी जी, इतने धमाके शमाके हो रहे हैं। लेकिन हम थैंकफुल है इंडियन एम्बेसी के जो वहां है, वो उनको इन टच है उनके साथ, बच्चों के साथ। तो उनको बोला है कि आप रेडी रहिए, जैसे हमें लगेगा हम आपको सेफर प्लेस पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एयर स्पेस तो बंद है जी। इमीडिएटली हम आपको वापस इंडिया नहीं भेज सकते हैं जी। तो मोस्ट प्रॉपर्ली उनने आज मैसेज दी है इंडियन एम्बेसी उनको, कल आप रेडी रहिए, हम किसी भी टाइम आपको कॉल करके फिलहाल हम सेफर प्लेस पर आपको शिफ्ट करेंगे जी। और बताएं आपकी बच्ची के अलावा और कितने स्टूडेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिली है? इस हॉस्टल में 200 स्टूडेंट्स हैं, वो सब लड़कियां हैं। 90% कश्मीरी है और लेबनानीज कुछ है और इराकी कुछ है जी। वो सब सहमे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, एक ही जगह न कुछ खा पी रहे। और अब उनका वो एक सोर्स था कि नेट का कम से कम बात, लेकिन नेट भी बंद हो गया वहां जी। तो आखिरी दफा कब बात हो पाई है आपकी? आज दिन में उसने 1 मिनट के लिए बात की। ओके, क्या बताया बात? बहुत सहमी हुई, देरी हुई है। अब उसने बताया कि यहां से भी रॉकेट आ रहे हैं, वहां से भी रॉकेट आ रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। ऊपर से नेट भी बंद हो गया। लेकिन वो बच्ची बोल रही है कि हम थैंकफुल है इंडियन एम्बेसी के, जो हमारे साथ इन टच में है, जो हमको दिलासा दे रहे हैं, जैसे हम पॉसिबिलिटी होगी हम आपको इवैक्यूएट करेंगे सेफर प्लेस पे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ आप बने रहें। अब कई और बातचीत आपसे करनी है निसार अहमद साहब, और मैं अब रुख करूंगा डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब का, जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। डॉक्टर अमीन साहब, आमतौर से ऐसे हालात में क्या होता है? चूंकि आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं तो आपको इसका अच्छा तजुर्बा होगा। जो मौजूदा हालात हैं वो क्या हैं और इन हालात में क्या करना चाहिए, क्या नहीं? आजम साहब, जो आपके देखने वाले लोग हैं और आपके जो पैनलिस्ट हैं सब बैठे हैं जी, सबकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। कभी आप जाते हैं फॉरेन तो वहां पर जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, जब आप कंट्री में दाखिल होते हैं तो आप उस कंट्री के डिप्लोमेट के अंडर में हो जाते हैं एक तरीके से। यानी हमारी एम्बेसी आपकी देख रेख करती है, आपकी हिफाजत करती है। कोई भी असिस्टेंस किसी तरह का, चाहे आप बीमार होते हैं, चाहे आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, चाहे आपको कोई सोशल प्रॉब्लम है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हर तरीके से हमारी एम्बेसी उनका साथ देती है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बेसी में साथ देती है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो आपके बच्चे जाते हैं या आप लोग जाते हैं, हमेशा एम्बेसी के फ़ोन नंबर्स, उनका ईमेल और अपने पासपोर्ट, इनको ज़रूर रखिए साथ में, और ईमेल के अंदर डाल के रखिए। कभी कोई बात होती है तो इमरजेंसी इनको एक क्लिक में एम्बेसी को भेज दीजिए और एम्बेसी को इन्फॉर्म करिए कि आप यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी बच्ची बता रही थी कि यहाँ के एम्बेसी के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हाँ, हमारी बात साथ देने की जरूरत ही है। डिप्लोमेट का काम क्या है? वहाँ पर हमारे जो मिशंस बने हुए हैं, एम्बेसीज बनी हुई, उनका यही काम है। अगर किसी का पासपोर्ट खत्म हो जाता है तब भी वो एम्बेसी को इन्फॉर्म करता है, वहीं से इमरजेंसी हमारा पासपोर्ट इश्यू हो जाता है। किसी का भी जो हमारा इंडियन है उसका एक प्रूफ होना चाहिए। और अगर इन हालात में, जैसे अभी से पहले यूक्रेन के अंदर हालात हुए, तो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे थे, एमबीबीएस वगैरह कर रहे थे, वहाँ ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट थे, तो उन लोगों को, बच्चों को
यूक्रेन से बाई रोड यानी बसों में उनको पोलैंड लाया गया और पोलैंड से फिर उनको बाई एयर भेज दिया गया। आप जैसा बता रहे हैं और वैसे भी हालात जो अच्छे नहीं है कि गल्फ पूरा बंद है और पूरा रीजन, तेहरान के अंदर भी फ्लाइट नहीं है, यानी पूरे ईरान के अंदर फ्लाइट नहीं आ रही है, ना ही तेल अवीव की तरफ जा रही है। ना तेल अवीव एयरपोर्ट खुला है, ना ही तेहरान का एयरपोर्ट खुला है। सारी चीजें बंद पड़ी हुई हैं, पूरा गल्फ रीजन बंद पड़ा हुआ है और बड़ा वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। तो इसलिए कहा गया है हमेशा और कहा जाता है कि जो भी लोग हैं वो एम्बेसी के टच में रहें। एम्बेसी के डायरेक्शन, इससे पहले आपको पता होगा कि हमारे जो एडवाइजरी है वो विदेश मंत्रालय से भी इशू की गई और उसके साथ नंबर भी इशू किए गए और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पर, एम्बेसडर्स हैं, हमारे वेलफेयर डायरेक्टर्स हैं, जो भी वहाँ पर हमारे काउंसलर्स हैं वेलफेयर के, वो टच में रहते हैं और इनको साथ दिया जाएगा। किसी तरह की किसी बच्चे को या किसी पर्सन को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयड में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो वहाँ पर पढ़ रहे हो, इसी तरीके से या टूरिस्ट भी हो, तब भी किसी को कोई परेशानी एम्बेसी की तरफ से आने वाली नहीं। क्योंकि एम्बेसी का काम ही है, हमारे मिशंस का काम है अपने इंडियंस की देखरेख करना हर पूरी दुनिया में। बिल्कुल, चलिए आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर वापस लौटेंगे। अब मैं जानना चाहूंगा कि दरअसल इस वक्त सिचुएशन कैसी है, वहां हालात कैसे हैं और क्या ये जंग मजीद तेज होती जा रही है? क्या ये दोनों जगहों के लिए, यानी कि जब खुद इजराइल में तेल अवीव में कई ऐसी जगहों पर देखा गया कि खुद वहां के शहरी भी जो परेशान हो रहे हैं कि कहां जाना है, आप बंकर के नीचे कब तक रह सकते हैं। तेहरान में देखा गया कि वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें सड़कों पर लगी हुई हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट तो भी बंद है। मैं आना चाहता हूं आपके पास कैप्टन अनिल गौड़ साहब के पास, रिटायर्ड कैप्टन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन को? जिसकी फिक्र, जिसकी चिंता हो रही है वो इसलिए हो रही है कि ईरान और इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट का भी में उलझे हुए हैं, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक रेगुलर और एक फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील होती देख पा रहे हैं आप? आजम साहब, ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं ये ऑलरेडी फुल फ्लेज वॉर में हो चुका है। बेसिकली मॉडर्न वॉरफेयर जो आजकल होता है वो ऐसे ही होता है, जैसे पहले ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयरफोर्स और उसके बाद में हाँ, अगर बॉर्डर आपस में लगते हैं तो फिर जो होती है ग्राउंड मूवमेंट, आप जो ट्रुप्स की है वो होती है, और अगर आपका समुद्री क्षेत्र है तो फिर नेवी उसमें इस्तेमाल होती है। तो ये जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है ये फुल फ्लेज वॉर ही चल रही है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि देखिए, अब ये जो है, अब एक हिसाब से इजराइल ने जब ये शुरू की है, ये जिस दिन इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की रिपोर्ट आई है कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसकी 60 to 70% हो गई हुई है, तो तब उसके दूसरे दिन ही ये स्ट्राइक हुई है। ये इसलिए क्योंकि इजराइल को यही डर है कि ईरान अगर ये 60-70% उसका यूरेनियम एनरिचमेंट हो गया है तो इसका मतलब कुछ चंद दिनों में ही वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकता है। अब चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करे ना करे, पर वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार अगर होता है तो वो सीधा पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग भी उसकी इजराइल के ऊपर ही होगी। तो ये डर जो है, इसी डर से इजराइल ने जो है आपको कि एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक जो है उस हिसाब से की है, जिसके अंदर आप देखेंगे उसने उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तो तबाह की है। इसके अलावा उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उनकी किस तरीके से प्रिसिशन बॉम्बिंग, प्रिसिशन मिसाइल्स के साथ में उनको एक एक के घर के अंदर उसको करके 6-7 जो उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मारा है। इसके अलावा उनके जो आर्मी के हैं और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल वगैरह हैं उनको किस तरीके से मारा है। तकरीबन 8-10 लोग जो है ये टॉप रैंकिंग जो थे उन सबको मारा है। ये इसीलिए, और अब उसका रिटेलिएशन जो ईरान कर रहा है वो आप देख रहे हैं, उसके जो तबाही है वो इजराइल के अंदर कैसी हो रही है। तो देखिए, जंग जब भी होती है तो उसके अंदर सबसे बुरा हाल जो लोग पिसते हैं वो होते हैं सिविलियंस, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनके ऊपर कब उसके हिसाब से होती है। मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊं, देखिए जब पाकिस्तान ने भी अभी पुंछ में जिस हिसाब से हमारे इधर किया, तो सिविलियंस की कैजुअलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो ना तो उस टाइम तैयार होते हैं कि भाई ये बिल्कुल। मैं इस बारे में थोड़ा सा आपके पास सेकंड ऑर्डर बातचीत करूंगा गौर साहब। अब मैं सेकंड ऑर्डर इसके बारे में बातचीत करूंगा। मैं जरा आप एक बार रुक कर लेता हूं अपने चौथे मेहमान का, जो हमारे पैनलिस्ट है, और उनसे भी कुछ इस पर बातचीत करना है। मौलाना असम रिजवी साहब से मौजूद हैं। मौलाना साहब, मैं आपके पास सवाल आना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले मुझे याद आ रहा है 3-4 दिन पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी, आज हम फिर से बातचीत कर रहे हैं।
आप कहां देख रहे हैं, किस दहाने पर खड़ा है ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जो बहरान है ईरान वर्सेस इजराइल का, ये किस दहाने पर खड़ा है? आगे आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब जानते हैं कि जंग का आगाज इजराइल ने किया है और इसका जवाब बहुत आसान दबान में जो खुद ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामेनी हैं, उन्होंने इसका जवाब दे दिया है आपके सवाल का। और उन्होंने खुले लफ्जों में ये ऐलान किया कि इजराइल ने इस जंग को शुरू किया है और ख़त्म करने का इख्तियार हमारे पास है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है, वहाँ के सारे बंकर्स जो ईरान इराक जंग के दरमियान बनाए गए थे, वो बंकर्स जो हैं साफ किए जा रहे हैं, उनके अंदर जो जाले थे मकड़ी के वो सब साफ किए जा रहे हैं जी। ये इस बात की तरफ इशारा है, और आपका सवाल भी इसी में छुपा हुआ है, कि ईरान एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर 2-4 लोगों को मार दिया होता या किसी एक शहर में 2-4 बम गिरा दिए होते तो शायद ईरान भूल जाता। लेकिन जो उसके टॉप कमांडर थे, किसी भी मुल्क का आप ले लीजिए, किसी भी मुल्क का एक कमांडर मार दिया जाए तो उस मुल्क की हालत क्या होती है। यहाँ तकरीबन 7 से 8 जो इनके मेन कमांडर थे, उसको धोखे से इजराइल ने जो है उन्हें मार दिया। तो ईरान का खून खौला नहीं बल्कि उससे भी आगे पहुंच चुका है, और वहां पर एक आग है इंतकाम की कि जो लोगों के सीने में रोशन है, जल रही है। तो वहाँ के लोगों का ये इसरार है। और आपको मैं बताऊं कि इतना ज़्यादा हमला हो रहा है तेहरान पे और तमाम शहरों पर, लेकिन ईरानियों पे उसका असर नहीं है। आज भी वहाँ पर ज़बरदस्त मुजाहरे हुए हैं अलग अलग शहरों में, और ईरान की जो कौम है, जो जनता है, जो पब्लिक है, उसने वहाँ की हुकूमत से और ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामेनी से ये डिमांड की है कि हम इससे ज़्यादा कि आप इजराइल को तबाह कीजिए, राजी नहीं होंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज की एक बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं। हाँ, बिल्कुल, आप बताएं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं जी। मैं आपको एक ऐसी न्यूज दे रहा हूं कि इस वक्त शायद ही किसी चैनल ने वो न्यूज दी होगी, और मेरे पास वो वीडियो भी आया हुआ है कि आज ईरान के एक चैनल के ऊपर वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खुलकर आयतुल्लाह खामेनी से ये कहा है कि आपने पहले फतवा दिया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, आप उस फतवे को वापस लीजिए। हम लोग हाथ जोड़कर नहायत ही अदब व एहतराम के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने एटम बम बनाने के लिए जो आपने हराम होने का जो फतवा दिया था वो फतवा वापस लीजिए, क्योंकि अब इजराइल की दादागिरी जो है बढ़ती जा रही है। अगर आप जो है विशाल भाई, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपको ये भेज दूंगा ये वीडियो। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने प्रोग्राम में भी शामिल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि हालात इतने नागुफ्ताबे हैं, इतने ज्यादा बुरे हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जब 80s में ईरान इराक की जंग थी तो मैं उस वक्त ईरान में था, और मैंने अपनी आंखों से वहां पर बहुत कुछ देखा, हमला होते हुए मिसाइल के जरिए से और एरो फाइटर प्लेन के जरिए, सब मुझे याद है। वहाँ के हालात क्या होते हैं मुझे वो भी मालूम है। लेकिन ये जो मामला है कुछ ज्यादा ही गंभीर है, और इस वक्त जो है ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा 2 दिन पहले ईरान ने ऑफिशियली ये ऐलान किया है कि अमेरिका ने पीछे से हमें छुरा मारा है, और एक तरफ तो हमको टॉक के जरिए से बिजी कर दिया और दूसरी तरफ उनके बकौल इजराइल से हमला करवा दिया। इसलिए अब ये टॉक और ये गुफ्तगू जो है हो रही थी, अब ये अमेरिका से फिलहाल होने वाली नहीं है। ये तमाम बातें जो मैंने आपके सवाल के जवाब में, ये तमाम जो दलाइल हैं जी, जो एविडेंस हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक जंग की तरफ जो है ईरान ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जा रहा है। ठीक है, मैं आपके पास फिर वापस लौटता हूं असलम रिजवी साहब, और मैं निसार अहमद साहब आपके पास वापस आऊंगा। मेरा सवाल चूंकि ये है कि आज हम लोग जिक्र ये कर रहे हैं कि जो मौजूदा जो हालात हैं, जो बहरान है, जो जंगी हालात हैं, बल्कि जंग बाज़ाब्ता वो हो चुकी, जैसा गौर साहब कह रहे हैं कि वो जंग ही है। निसार साहब, इतना कुछ सुनने के बाद अब आपके दिल में क्या है? नहीं, रुकने के लिए तो मैंने कहा ना कि 100 कंट्रीज को नुकसान हो रहा है।
चाहे आप देखिए 4 बार उनका जो नहीं तो कौन आगे आ रहा है? बातचीत की कोशिश कौन कर रहा है? कौन पहल कर रहा है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, चीन के वजीर खारजा ने स्टेटमेंट दिया। हमारे हिंदुस्तान ने पहले ही कहा है कि वार बंद होनी चाहिए, जी। ये अच्छी वार नहीं है, क्योंकि दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं। ईरान से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और इनसे हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, हम डिफेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो दोनों से ही रिश्ते हैं। और मोदी साहब कभी नहीं चाहते कि हम बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, कि हम कहीं भी लड़ाई झगड़े को बढ़ने दें। अपने देश ने जो है। ठीक है गौर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरे सवाल का जवाब अभी तक मिल नहीं पाया। मैं दरअसल सवाल ये कर रहा हूं, किसी के बारे में कोई किसी का ये कहना कि हम ये नहीं चाहते पूरी, मैं कह रहा हूं कि क्या कुछ कोशिशें ऐसी हो रही हैं? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कहीं कहीं कोशिशें हो रही हैं, कोई कंट्री, कोई देश, कोई बड़ा लीडर इस बारे में पहल कर रहा हो कि आप जंग रोक दीजिए? भाई डिप्लोमेटिक लेवल आजम साहब ऐसा है, देखिए अगर आप जो अभी तक ये जो बातें आई है सामने, उसके अंदर आप ये देखिए कि अमेरिका अभी भी ईरान को कह रहा है कि आप जो है एग्रीमेंट कर लीजिए, आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये सारे सब कुछ बंद हो जाएगा, नहीं तो तबाही इससे ज्यादा होगी। और ये एक बार ही नहीं, 2-3 दफा ईरान को मैसेज चला गया हुआ है कि आप इसको। अब प्रॉब्लम देखिए क्या है, प्रॉब्लम जो है ना, अब वो जो फिर वही बात आ जाती है, प्रॉब्लम है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की। हाँ। जहां पे जो है ईरान का और खोमेनी का ये है कि एक भी यहूदी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ना धरती के ऊपर। वहां पे जो नेतन्याहू और जो यहूदी है वो कहते थे हम तो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज यही है। अब इसके अंदर जो अगर ईरान जो है पहले ही मान जाता, ये जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो इंस्पेक्शन चल रही थी तभी मान जाता कि ठीक है हम जो है इसको बंद कर देते हैं, जो अमेरिका कह रहा था। बातचीत तो चल रही थी गौर साहब, बातचीत तो चल रही थी, और किसी और के साथ नहीं, अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी। 5 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, 6ठे राउंड बातचीत होना था। बिल्कुल। अब उस 6ठे राउंड के बीच में हुआ क्या? उस 6ठे राउंड से पहले क्या हुआ? जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की जो रिपोर्ट आ गई वो दर्शाती है कि ईरान। तो क्या उस रिपोर्ट ने किसी कंट्री को लाइसेंस दे दिया? क्या उस रिपोर्ट ने किसी कंट्री को लाइसेंस दे दिया कि तुम जहां चाहो हमले कर लो? ये तो नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कहता कि लाइसेंस इजराइल ने ठीक किया या गलत किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि हम अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं जी। तो वो आप बताइए ना मेरे को, अगर वो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं तो ये कहते हैं कि हमने उनको जिंदा नहीं छोड़ना, तो आप बताओ उसमें आप और मैं हम क्या उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं ना? बताइए। बिल्कुल। अब हमारे पास तो कुछ नहीं ना डिस्कशन करने के लिए। पहले एटलीस्ट एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर तो आ जाए ना। बिल्कुल। अब वो आने को तैयार नहीं है दोनों, तो आप बताइए उसमें कौन क्या कर सकता है? यूनाइटेड नेशन जितने मर्जी रेजोल्यूशन पास कर दे, बाकी जो मर्जी पास कर दे। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया के अंदर ये हो गई है। लेकिन गौर साहब, मैं आपसे बस एक चीज समझना चाहूंगा, फिर मैं जाता हूं आपकी जगह मौलाना असम रजवी साहब के पास। गौर साहब, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। जब अमेरिका के साथ 5वें दौर की टेबल पर बातचीत हो चुकी, 6ठे दौर की बातचीत होनी ही थी, ठीक है, फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि इसराइल हमले कर देता है? और फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर भी आती है कि उनका कहना है कि हम साथ नहीं दिया, लेकिन हमें जानकारी थी। तो फिर जानकारी थी तो फिर ये कैसे हुआ? और अगर इसका जानकारी थी, इसका मतलब क्या है? जरा समझाइए आप मुझे। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं ना। देखिए उसके 6ठे दौर से पहले ये जो IAEA की जो रिपोर्ट आ गई है कि 60 to 70% जो है उसका यूरेनियम इनरिचमेंट हो गया। 450 टन है उसके पास अभी ईरान के पास, और वो किसी भी टाइम बॉम्ब बना के उसको इस्तेमाल कर सकता है, और मिसाइल उसके पास है। तो उसको जो इजराइल को डर यही था कि भाई वो बॉम्ब बनाएगा सबसे पहले हमारे पे छोड़ेगा, इसीलिए उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। सिंपल, और कोई उसमें कुछ है ही नहीं उसके अंदर छुपाने वाला। मौलाना असद रज़वी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि मैं अब चूंकि प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है, इसलिए आप थोड़ा कम वक्त में इस बारे में और आपके पास मैं चाहूंगा कुछ इस बारे में अपनी बात रखें। जी रज़वी साहब। देखिए, मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ हमारे मोहतरम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं गौर साहब जी, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई की तरह हैं वो, कि ये जो आपने मुझे नीचे लिखा है कि मैं एक्सपर्ट हूँ ईरान के मामलात के, तो मुझे बताना जरूरी है कि इसको प्लीज करेक्ट किया जाए कि जैसा कि उन्होंने ये कहा, हजारों लाखों लोग आपके इस प्रोग्राम को देखेंगे तो गलत मैसेज जाएगा कि आपने ये कहा कि ईरान
जो है एक यहूदी को भी जिंदा देखना नहीं चाहता, क्योंकि ईरान की और ये इजराइल की जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग है। याद रखिएगा, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं तो हर धर्म की आइडियोलॉजी अलग होती है। हिंदू एक धर्म है, मुसलमान एक धर्म है, सिख एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है, बयान है, आइडियोलॉजी अलग अलग है, तभी तो अलग अलग धर्म बने हैं। अगर एक होते तो सब एक हो जाते। ईरान में यहूदी रहते हैं, ईरान के अंदर यहूदी इबादत खाना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और बहुत से यहूदियों से ईरान में मैंने मुलाकात की है, जो वो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं ईरान गवर्नमेंट की तरफ से। उनके लोग वहां पर पार्लियामेंट में आते हैं। ये सारी चीजें, यहूदियों को पूरी आजादी है, और इसको आप चाहें तो जाकर वहां पर मालूम कर सकते हैं। अब रही बात आपका सवाल ये कि हालात कहाँ तक जाने वाले हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे जो खबर आई है वो ये है कि ईरान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी राहत मिले, निसार भाई हमारे सुन रहे हैं, ये लोग मिलकर बहुत ही सीरियसली जो है वो बच्चे जो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे वहां पर मौजूद हैं उनको बाहर निकालने के लिए आर्मीनिया गवर्नमेंट से उनकी बातचीत हो गई है। और वो आप जानते हैं कि ईरान के ताल्लुकात आर्मीनिया से बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वहां के आर्मीनिया के जरिए से वो हिंदुस्तान वापस आएंगे। किसी को भी आपके इस बेहतरीन प्रोग्राम के जरिए, इस अच्छे खुशनुमा चैनल के जरिए से मैं तमाम माँ बाप से, जो उनके वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। जो होना था, जो कुछ बच्चे जख्मी हुए, ये खबर भी आई है मेरे पास, और वो खबर बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो है कुछ होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी, आपके बच्चे सही और सालिम हिंदुस्तान वापस आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे नोट पर ये यहाँ पर डिबेट खत्म हो रही है, और निसार अहमद साहब, मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक मुतमईन हो चुके होंगे। वक्त नहीं है कि फिर मैं आपका इस पर रिएक्शन लूं, लेकिन ये जरूर था कि जैसा मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है कि ईरान में स्पेशल मिशन, बचेगा हर एक इंडियन, तो ये होकर रहेगा। भारत लगातार कोशिश कर रहा है, और जैसा असलम रिजवी साहब ने बताया है कि भारत और ईरान के बीच में बहुत ही जो है ठोस बातचीत हो चुकी है, और उस पर अमल भी शुरू हो चुका है। तो इसके साथ ही इस चर्चा में फिलहाल